Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 अप्रैल 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मालता को कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली लोकेटेड इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है। अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। और हाँ, एक चीज़ और, जो मॉर्निंग में हमारा 5:30 बजे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता था, वो आज वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है क्योंकि काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो एक दो दिन बाद मैं अपलोड करूँगा कि जब मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी काफ़ी थ्रोट में इन्फेक्शन भी है, पेन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इश्यूज़ आ रहे हैं। ओके, तो अभी साउंड भी थोड़ी लो आए तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा। नाउ सबसे पहला आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला, इसके अंदर बात करी गई है वैक्सीनेशन को लेकर। 18 टू लेकर 44 यानी 18 से लेकर 44 के एज ग्रुप वाले सभी लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड तो करवाया जाएगा, लेकिन उनको सबको ये प्राइवेट फैसिलिटीज़ के थ्रू यहाँ पे ये वैक्सीनेशन मिलने वाली है। ऐसा यहाँ पे सेंटर का स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे सेंटर ने बोला है जो भी सिटीजन्स हैं जिनकी एज है 18 टू 44 ईयर्स, उन सबको पहले तो रजिस्टर करना है कोविन पोर्टल के ऊपर। देन उसके बाद वो एलिजिबल हो पाएंगे वैक्सीन्स को रिसीव करने के लिए। देन क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और पेमेंट करने के बाद ही जो है उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और जो भी 45 ईयर्स के अबव वाले लोग हैं उन सबको जैसे मिल रही थी वैक्सीन्स वो वैसे मिलती रहेंगी। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है दिल्ली के अंदर लॉकडाउन को एक्सटेंड करा है टिल May 3, यानी एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो दिल्ली के सीएम है इन्होंने अनाउंस किया संडे में कि जो ये लॉकडाउन है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, लगभग एक सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए, ताकि ये जो कोविड की चेन है इसको हम लोग तोड़ सकें। ठीक है, और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर बहुत सारे क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, 45 पर्सनस की डेथ हुई थी, अभी हाल ही में हमने कवर भी किया था ड्यू टू दी ऑक्सीजन क्राइसिस, उनको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा पाए। देन उसके बाद ये देखो जो लॉकडाउन है यहाँ पर बताया गया है, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि ये एक लास्ट वेपन है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, ये लगाना ही पड़ेगा अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे, जैसे कि इंडिया के अंदर केसेस डेली बेसिस पे लगभग बढ़ते जा रहे हैं और अब तो 3.5 लाख से ज़्यादा डेली बेसिस पर केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से रशिया और भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ हो गई, रशिया, यूएसए, यूके, इन सभी लोगों ने हेल्प भेजी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया में रशिया ने जो है काफ़ी हेल्प भेजी है। रशिया जो है प्लान कर रहा है कि वो एक स्पेशल प्लेन को जो है भेजने वाला इंडिया में, और उसमें क्या क्या होगा, कोविड रिलेटेड असिस्टेंस दिया जाएगा, यानी कि कोविड से लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन जनरेटर्स होंगे, कंसनट्रेटर्स होंगे, मेडिसिन होंगी। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है कौन, रशिया प्रोवाइड करवा रहा है। उसी के साथ यूएस ने भी एक छोटा तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक एक्ट था। ठीक है, अभी मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा, ये आर्टिकल डिटेल में आगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यूएस ने अलाउ कर दिया है इंडियंस को कि यहाँ पर अब हम लोग वहाँ से जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल्स है वो ले सकते हैं। अभी तक हम लोग इस रॉ मटेरियल को नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब हम रॉ मटेरियल ले पाएंगे। यूएस ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। अब हम लोग वैक्सीन्स में इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो वैक्सीन और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा तेज़ी से वर्क करने लगेगी, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यूएस विल इमीडिएटली डिप्लॉय सप्लाईज, तो जल्दी से ही यूएस जो है अपनी सप्लाईज जो भी है वो देने वाला है इंडिया को, ताकि हम लोग अपनी जो है आज के टाइम पर सिचुएशन है उससे लड़ सकें। ओके, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। नेक्स्ट उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला, आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर
ट्विटर रिमूव्स पोस्ट, यानी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था ट्विटर को कि आपको कुछ पोस्ट को हटाने हैं, तो उस पोस्ट को हटा दिया गया। अब वो पोस्ट किस चीज़ से रिलेटेड थे वो यहाँ पे हम लोगों को देखना है। देखो, ट्विटर ने रिमूव करें लगभग 50 पोस्ट अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनसे बोला था। अब यहाँ पे जो ये ट्वीट्स हैं, जो भी ये ट्वीट को डिलीट करा गया है, वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे? जो हमारी सरकार है, सरकार कोविड-19 पैंडेमिक को सही से हैंडल नहीं कर पा रही है, उस चीज़ को ये क्रिटिसाइज़ करते थे ट्वीट्स। जैसे कि उसमें बताया गया बेड की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, मेडिकल ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, ठीक है, जो शॉर्टेजेस ऑफ मेडिसिन्स हैं, बेड्स हैं, मास्क, क्रिमेशंस, ये सभी चीज़ कम पड़ते जा रहे हैं। कुंभ के मेले में गैदरिंग के बारे में, ये इन सब चीज़ों के बारे में ट्वीट आया हुआ था, लेकिन उन ट्वीट को अब यहाँ पे हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ऑर्डर दिया था। इसमें से कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स थे जिन्होंने इन ट्वीट्स को किया था। नाउ अब इन ट्वीट्स को रिमूव कर दिया गया है। ओके, क्योंकि ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि आने वाले टाइम पे इस आर्टिकल को हम लोग एडिटोरियल में देखने वाले हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद दो आर्टिकल आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, यहाँ पे बात करी गई है एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनकी डेथ हुई है। तो एक म्यूजिशियन है जिनका नाम है रजन मिश्रा, इनकी डेथ हो गई है, वो कोविड-19 की वजह से हुई है। तो यहाँ पर इनका नाम याद रखना है, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि क्लासिकल सिंगर हैं ये रजन मिश्रा, और एक पद्म भूषण अवॉर्डी भी हैं, यानी इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया हुआ है। इनकी डेथ हुई है कोविड की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। ये संडे में ये सब कुछ हुआ है, और इनकी जो एज है वो थी 70। अब ये जो सिंगिंग वगैरह है वो कौन से स्टाइल में गाते थे, यहाँ पे आप देख पाओगे ख्याल स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगिंग। अब यहाँ पे आपको ये जो ख्याल स्टाइल है, और साथ ही साथ जो ये ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्लासिकल सिंगर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलेगा। तो ये देखो, एक तो यहाँ पे ये हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड चीज़, हमारे वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, यहाँ पर भी अगेन एक और पर्सनैलिटी के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी हमारे वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करी गई है जस्टिस शांतनु गौडर। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आप कह सकते हो, जज रह चुके हैं, और इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, जज थे बेसिकली। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 9वें सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इनकी डेथ हुई है, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनकी एज थी 62, इनको एडमिट करा गया था हॉस्पिटल के अंदर, फिर आईसीयू में डाला गया, लंग से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस थे, तो उसके बाद यहाँ पर इनकी डेथ हुई है। और यहाँ पर कोई आप कह सकते हो कोई भी ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि कोविड से रिलेटेड इनकी डेथ हुई है। जो आज के टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? एनवी रमन है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। आप बदल गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 2 दिन पहले, उससे पहले कौन हुआ करते थे? शरद ए बॉब्डे साहब। ना अब यहाँ पर ये एनवी रमन जो हैं, इन्होंने भी अपने दुख प्रकट करे जिनकी डेथ के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ ये जो हमारे आप कह सकते हो जिनकी अभी डेथ हुई है जस्टिस शांतनु गौडर की, आप कह सकते हो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में कब आए थे? सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे लगभग फरवरी 17, 2017 में, और उनका रिटायरमेंट था 2023 में। तो आप समझ सकते हो कि पहले ही जो है इनका निधन हो चुका है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना सपोर्ट दिखाया है, जैसे कि यूएस ने अलाउ करे हैं इंडिया एक्सेस टू वैक्सीन रॉ मटेरियल्स, जैसा कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया था कि यूएस जो है बहुत ही जल्दी से हम लोगों को काफ़ी सारे कोविड से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने वाला है। और ये सारी बातचीत करी गई है इंडिया और यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के बीच में। जैसे कि इंडिया के एनएसए कौन है? वो हैं अजीत डोभाल साहब, और जो है यूएसए के एनएसए कौन है? वो हैं जेक सुलिवान, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा है कि हम लोग को रॉ मटेरियल्स चाहिए ताकि हम अपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकें, क्योंकि वो वैक्सीन और ज़्यादा वो जो रॉ मटेरियल है उसका यूज़ अगर हम लोग वैक्सीन में करते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। साथ ही साथ यूएस और भी चीज़ें हम लोग को देने वाला है, और आज के टाइम पर सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को ये रॉ मटेरियल ही चाहिए था, क्योंकि ताकि हम लोग अपनी कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर कर सकें। और उस कोविशील्ड को देखो, रॉ मटेरियल मिल जाएगा ना, तो हम अपनी जो वैक्सीन है उसको और तेज़ी से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। ओके, अभी हाल ही में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जैसा कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदर पूनावाला, उन्होंने भी काफ़ी बार बोला था यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन से, यहाँ पर अपील करी थी कि आपको क्या करना चाहिए, हम लोगों को रॉ मटेरियल दे देने चाहिए। लेकिन
आप यहाँ पर देख पाओगे अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस समय, जो बाइडन ने अभी कोई स्टेप नहीं उठाया था। और ये सारी चीज़ें हुई कैसी थी, ये सारी चीज़ें शुरुआत कैसे हुई थी? देखो, यूएस का एक एक्ट है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। अब इस एक्ट के तहत हम लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। अब इस एक्ट में आप कह सकते हो ये जो चीज़ों को एक्सपोर्ट है उसको रोक दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो रोका था साल 2020 में, उसके बाद जो बाइडन ने भी इसको लेकर कोई स्टेप नहीं उठाया था। नाउ यहाँ पर अब ऐसा नज़र आ रहा है कि हम लोगों को ये रॉ मटेरियल मिलेगा और ऐसे कुछ स्टेप्स होते हुए उठते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कोविड-19 पेशेंट्स और जो प्रोटेक्ट आप कह सकते हो कोविड-19 पेशेंट से लड़ने के लिए जो प्रोटेक्ट फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स इंडिया के अंदर हैं, तो उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि थेरापेटिक्स, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स मिलेंगी, वेंटिलेटर्स हो गए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब जो है अवेलेबल करवाया जाएगा इंडिया के लिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है ये वाला। ये तो हमने बात करी यूएसए की। यूएसए के बाद दूसरी कंट्री है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन ने भी ये स्टेप उठाया है। यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम लोग भी काफ़ी हद तक रैपिड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। इंडिया को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगी ताकि इंडिया जो है कोविड-19 से कोप अप कर सके, लड़ सके, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी अपना सपोर्ट दिखा रही हैं। वो है यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है। ओके। उसके बाद यहाँ पे कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था सिंगापुर से रिलेटेड। सिंगापुर ने भी हम लोगों को काफ़ी हेल्प करी है, टैंकर्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं, ऑक्सीजन टैंकर्स। कल मैंने ऑक्सीजन क्राइसिस को डिटेल में समझाया था, ठीक है। बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार जाकर ज़रूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी ईजी वे में उसको समझाया गया है। नाउ यहाँ पे देखो, हमने इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला। यहाँ पे क्या बात करी गई है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वो भी लगभग 600 पीस भेज रहा है वाइटल मेडिकेशन इक्विपमेंट के, ठीक है। जो भी ज़रूरत मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको भेजा जा रहा है इंडिया के अंदर, ताकि जो हम कोविड-19 क्राइसिस से फाइट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, डिवाइसेस, ठीक है। और जो है लाइन कंटेनर, एयरलाइन कंटेनर लोड्स सप्लाईज होंगे, 495 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होंगे, 120 क्या होंगे, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स होंगे, ठीक है। तो वही वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ही ज़्यादातर यहाँ पे कमी पड़ रही है और उन चीज़ों की ही हेल्प मिल रही है हम लोगों को बाकी सारी कंट्रीज़ के थ्रू। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख पाओगे, हमारे पीएम ने बोला, अब जो 76th एडिशन हुआ है मन की बात का, अब यहाँ पे बोला है देखो कि जो वैक्सीन्स को लेकर काफ़ी सारा अफवाह फैलती है, रूमर्स फैलती है, उसको इग्नोर करो, क्योंकि उसके ट्रैप में अगर चलते जाओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। देखो, बहुत सारी अफवाहें आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं, तो हमारे पीएम ने बोला है आपको उन्हीं सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। और जो इसके साथ साथ ये भी बोला, फ्री इनॉकुलेशन फॉर दोज अबव 45 ईयर्स ऑफ एज विल कंटिन्यू। जैसा कि मैंने अभी पेज नंबर 1 पे बताया कि देखो, जो भी 18 साल से 44 साल तक लोग होंगे उन सबको तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ के थ्रू वैक्सीनेशंस प्रोवाइड होंगे, वो लोग जाकर पेमेंट करके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन जो 45 ईयर्स के अबव हैं, वो उन सबको जैसे चल रहा था, फ्री में वैक्सीनेशन मिल रहा था, वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो इस वाले आर्टिकल को मैं कल डिस्कस करता हूँ, आज मैं इसको हाईलाइट ही करना भूल गया, ठीक है। तो डेफिनेटली डिस्कस करूँगा, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पीएम केयर्स टू फंड 551 ऑक्सीजन प्लांट्स इन हॉस्पिटल्स। यहाँ पे जो पीएम केयर में फ़ंड इकट्ठा हुआ था पिछले साल, आपको मालूम होगा बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया था, हमने, सबने, आपने, सभी लोगों ने डोनेशन दिया था इसके अंदर, ताकि कोविड से लड़ सकें। तो पीएम केयर फंड को लाया ही इसलिए गया था ताकि कोविड से लड़ा जा सके। तो उसका फ़ंड इस्तेमाल करके 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि जो ये ऑक्सीजन क्राइसिस है उसको हम लोग पूरी तरह से ख़त्म करें, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करना भूल गया था, सॉरी। कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पीएम केयर्स डिटेल में सब समझाऊंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, फिलहाल तो अभी काफ़ी न्यूज़ के अंदर ये रहने वाला है, डोंट वरी। मैं न्यूज़ क्या थी उसका वो मैंने आपको बता दिया। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर, और यहाँ पर आता है एक आर्टिकल, बोला गया 70 टन ऑक्सीजन यहाँ पर दिल्ली के अंदर पहुँचाया जाएगा ट्रेन के थ्रू। वो आज रात तक यहाँ पे पहुँचाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस है। बार बार वही चीज़ें मेंशन करी गई हैं, न्यूज़पेपर पूरा इन्हीं चीज़ों से भरा पड़ा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कैरी करेगी लगभग 70 टन मेडिकल ऑक्सीजन को, और ये पहुँचेगी दिल्ली में आज रात तक, ऐसा यहाँ पर बताया गया है इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। चलो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ओवरऑल इंडिया का सिचुएशन बताया गया है।
इंडिया में अगर हम आज के टाइम पर देखें तो 3.5 लाख केसेस देखने को मिले हैं, मतलब 3.5 लाख के आसपास केसेस हैं इन अ सिंगल डे। और उसके बाद जो डेथ हैं वो है 2809। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो चुकी है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि आने वाले टाइम पे मई के बीच तक हम लोग काफ़ी हद तक केसेस निकलते हुए देख सकते हैं। 4 से 5 लाख रोज़ केसेस यहाँ पर निकलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अभी जो फ़िलहाल ये जो सिचुएशन है इसमें अगेन महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर उसके बाद कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये सभी जो है स्टेट्स हैं जो कि इस चीज़ से जूझ रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पेज नंबर 11 आ गया, ये हमारे किसी काम का है नहीं। नाउ आते हैं हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन के ऊपर, और ये वाला जो आर्टिकल है इसके अंदर एक और घटना जैसे कि बहुत सारी देखने को मिली थी। 82 पेशेंट्स की आप कह सकते हो मार दिया गया है, एक तरीके से मर चुके हैं वो एज फायर एंगल्स कोविड-19 हॉस्पिटल। देखो कोविड-19 से पेशेंट्स थे बहुत सारे, अब वहाँ पर लग चुकी थी आग उस हॉस्पिटल के अंदर। कहाँ पर हुआ ये सब घटना हुई है? बगदाद के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा बताया गया ये सब कुछ हुआ है मिस मैनेजमेंट के थ्रू, ये ट्रेजेडी हुई है। और इस तरीके की सॉरी, इस तरीके की सिचुएशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। ओके, तो यहाँ पर खैर ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया है आर्मेनियन इन 1915 को लेकर। देखो क्या हुआ था, तुर्की और आर्मेनियन का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तुर्की ने ना बहुत सारे लोगों को मार दिया था आर्मेनिया के अंदर। ये बहुत टाइम पहले की बात है, जैसे कि मैं आप देख पा रहे होंगे 1915 की बात है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था। उसको यहाँ पे जीनोसाइड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जीनोसाइड क्या बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन कॉन्वेंशन, जो यूएन कॉन्वेंशन है उसका आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है? जीनोसाइड को डिस्क्राइब करा जाता है कि कोई भी मान लो बड़े लेवल पर लोगों को मार दिया जाए, उनका रेशियल, रिलीजियस ग्रुप, एथनिक, नेशनलिटी, इन सब को तबाह कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है जीनोसाइड, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पर मार दिया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली थी और काफ़ी सारे लोगों को मारा गया था इस तरीके से टर्की के द्वारा आर्मेनिया में 1915 में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि जब तुर्की से बोला गया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन तुर्की का रिस्पॉन्स क्या रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे। तुर्की ने बोला है कि देखो जो भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये लोग कमिट करते हैं कि हाँ चलो हमसे गलतियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप उसको जीनोसाइड नहीं कह सकते, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। 1.5 मिलियन लोगों को मारा गया था, आप समझ सकते हो 15 लाख लोगों को यहाँ पर मार दिया गया था टर्की के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये था, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ओके ना, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा और कुछ नहीं है, ज़्यादा घुसने की अब यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे, हाँ एक छोटी सी चीज़ थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान रखना 15 लोग जो हैं उन्होंने 40 दिन स्पेंड करे थे एक गुफा के अंदर। उन्होंने अपना जो सेंस ऑफ टाइम है वो लॉस ही कर दिया, उन्हें लग रहा है टाइम अब धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता ही है कि अगर आप लोग 40 दिन या 50 दिन कहीं बंद कमरे में बैठ जाओ, बाहर जो वर्ल्ड में चल रहा है वो कुछ मत देखो, दुनिया में क्या चल रहा है, तो जो आपकी मेंटेलिटी है ना वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है केव के बारे में। लॉम्ब्रेव्स केव, अब ये लॉम्ब्रेव्स केव कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। तो पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में भी हाल ही में एक केव थी ये लॉम्ब्रेव्स केव, ये न्यूज़ में थी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो सिंपल सा है, फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। ओके, ना बढ़ते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। ना आज का सबसे पहला एडिटोरियल आता है ये वाला। देखो जल्दी जल्दी में मैंने वाला वीडियो वहीं पे स्टॉप कर दिया और वो वीडियो स्टॉप हो गया। मुझे ये दोबारा वीडियो अलग से एडिटोरियल का बनाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद मैं मर्ज करूँगा, तब उसके बाद अपलोड करूँगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो चुका है यहाँ पर। ना वायरल लोड के बारे में बताया गया, यानी वायरस के बारे में। जो लॉकडाउन्स हैं यहाँ पे बताया गया है कि एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ताकि जो लोग हैं उनकी जान भी ना जाए, उनको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना हो, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पर जो केसेस हैं लगभग 3.5 लाख जो डेली इन्फेक्शंस है वो देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। आप देख पाओगे जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मई के बीच में हम लोग देख पाएंगे डेली बेसिस पे जो केसेस होंगे वो लगभग जो है 4 से 5 लाख केसेस रोज़ निकल कर आएंगे और 5,000 डेथ रोज़ होंगी। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नाउ दिल्ली ने इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने यहाँ जो लॉकडाउन है वो 1 सप्ताह के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि इस कोविड-19 पैंडेमिक की चेन को वो ब्रेक डाउन कर सकें। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे लॉकडाउन लगाना
एक तो बेवकूफ़ी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ गलत तरीके से, जैसे हाँ बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों से लगा दिया, ऐसे नहीं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करके, सब लोगों का ध्यान रखने के बाद, बैठ कर बातें कर कर अच्छी तरीके से प्लानिंग करने के बाद जो है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, ताकि जो है लोगों को ज़्यादा नुकसान भी ना हो, और जो है इस कोविड से हम लोग लड़ पाएँ, क्योंकि ऐसे तो कोविड रुकेगा नहीं, लगातार जो है ऐसा ये इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। जो सेंटर यानी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बताया गया है सेंटर मस्ट वर्क टुगेदर विद स्टेट्स एंड द ओपोजिशन, सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, देन हम लोग जो है लड़ पाएंगे। अदरवाइज़ अभी भी यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, ग्रीन पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। यूएस और इंडिया के बीच में क्लाइमेट पैक्ट अभी हुआ, आपको मालूम होगा, जो है क्लाइमेट समिट को लेकर बातचीत करी गई। नाउ यूएस और इंडिया ने जो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 का, उसमें यहाँ पे डिस्कस किया है कि यहाँ पर देखो है क्या डिस्कस, बोला ये गया था कि 2030 तक जो है जो भी कार्बन एमिशन है इनका, कंट्री जो भी पोल्यूशन करती हैं वो रिड्यूस कर देंगी, कम कर देंगे, जिसको हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये पार्टनरशिप है, उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे ग्रो करी हैं आपस में। इन्होंने काम किया है कि टेक्नोलॉजिकल कॉपरेट करके चलेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें, दुनिया का जो टॉप एमिटर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बन को एमिट करता है वो है यूएस, उसके बाद चाइना है, देन उसके बाद इंडिया है। हालांकि इंडिया इन दोनों से काफ़ी कम करता है, लेकिन फिर भी थर्ड नंबर पर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को इंडिया जो है, देखो इंडिया में कंसर्न यही उठ रहा है कि अगर हम लोग 2050 तक अपना टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये देखो एक 2050 तक टारगेट रखा गया था, 2050 तक या फिर 2030 तक हम लोग टारगेट रखेंगे कि नेट ज़ीरो एमिशन कर पाएँ, तो इंडिया उसको चलो अचीव कर लेगा, तो लेकिन इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और आज के टाइम पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब ग्रो हो रही हैं, और हमें यहाँ पर एमिशन करना ही पड़ेगा। एमिशन जो है हमसे इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कंट्रोल करेंगे तो हमारी जीडीपी कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगी ना। अगर हम लोग को कंट्रोल करना है तो बाहर वाली कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, हम लोग को टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करवा सकती हैं, तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाओ हम लोगों को, और जो है हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को रोकेंगे। ठीक है, जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं यहाँ पर आ जाएँ इंडिया के अंदर, इनोवेटिव्स मेथड्स आ जाएँ, इनोवेटिव मटेरियल्स आ जाएँ, जिससे कि हम लोग इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, बिगेस्ट एमिटर्स जितने भी हैं उनको डीकार्बोनाइज कर सकें, पोल्यूशन को रोक सकें। ठीक है, तो वो सबसे बेटर स्टेप रहने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है ऑथर के द्वारा। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो इस टाइप का आर्टिकल मैं एक बार और काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर बात करी गई है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा भी है काफ़ी बार, और ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है, फोकस इस चीज़ के ऊपर दिया गया है कि इंडिया जो बांग्लादेश है वो कैसे बना था। ठीक है, बांग्लादेश कैसे टूटा था, मैं आपको सिंपल शब्दों में, मैं आपको 1 मिनट में समझा सकता हूँ, जो यहाँ पर पूरा का पूरा ये कहानी लिखी हुई है। चलो हम लोग देखते हैं पहले क्या है बेसिकली यहाँ पर। ये बांग्लादेश और इंडिया दोनों ने यहाँ पे सेलिब्रेट करी है गोल्डन जुबली, किसकी, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की। अभी हाल ही में हमने बांग्लादेश के, आप कह सकते हो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट हुए हुए 50 साल पूरे हो गए हैं, तो उसको सेलिब्रेट किया गया है। और बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन कहलाते हैं, वो हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नाउ बांग्लादेश क्रिएट कैसे हुआ था, आपको ध्यान होगा, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान। देन उसके बाद यहाँ पे वॉर हुई थी 1971 की, फिर उसके बाद यहाँ पे अलग हुए 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पर हमारा पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पर बांग्लादेश बन चुका है। घूम गया दिमाग, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर आओ। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, तब अच्छे से क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये रहा एक मैप। ठीक है, चलो यहाँ पे अच्छे से देखो, ये है उसी टाइम का मैप। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, और इधर ये है ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है पूरा मैप। अब ये वाला एरिया तो आज के टाइम पर पाकिस्तान है ही, ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। नाउ अब ये वाला एरिया को क्या कर दिया गया है, इस वाले एरिया को 1971 के बाद जो ये वॉर हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये वाला एरिया जो है ये बांग्लादेश बन गया है। ओके, अब क्लियर हुआ, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और देखो इस टाइप का आर्टिकल हमने हाल ही में डिस्कस किया था, ये देखो द हिंदू में हमने पूरा का पूरा आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया था इंडिया बांग्लादेश के टाइज़ के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे चलो मैं आपको इसके थ्रू पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना ये बेनिफिशियल है। इसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, सारे पॉइंट्स को कवर करा गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, बोला गया है जो फ्रेंडशिप है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में,
वो देखो यहाँ पर तब ये आर्टिकल तभी आया था जब किसके 50 साल पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के, तो उसी चीज़ को लेकर इंडिया ने सेलिब्रेट किया है बांग्लादेश की लिबरेशन को। अब ये लिबरेशन वॉर हुई थी, उसके बाद जो है बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे जवानों का रोल था। लगभग 3900 इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, एक तरीके से वो भी शहीद हो गए थे इस पूरी लड़ाई के अंदर। ठीक है, बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को, यानी जो बहुत सारे शरणार्थी हैं वहाँ से इंडिया ने उनको शरण दी थी। ठीक है, अब हम बात करें कोऑपरेशन की, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो पहले तो अप डाउन होते रहे काफ़ी टाइम तक। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स बीच बीच में देखने को मिली हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं जब जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो कभी गिर रहे थे कभी उठ रहे थे, कोऑपरेशन में ऐसा यहाँ पर चल ही रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि आज के टाइम पर जो बांग्लादेश है वो इंडिया का एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। व्यापार सबसे ज़्यादा होता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में पूरे साउथ एशिया में, जिसमें से इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को लगभग, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे बोला जा रहा है 9.21 बिलियन डॉलर्स का, और इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से 1.4 बिलियन डॉलर्स का, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और देखो यहाँ पर और भी चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं कि जैसे आज के टाइम पर काफ़ी हद तक कोऑपरेट करके चलते हैं दोनों के दोनों, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, ब्रिजेस, स्पोर्ट्स वगैरह ये आपस में मिलकर काम कर ही रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा इन्होंने कॉस्ट, इंडिया ने बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवा रखा है बांग्लादेश को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं। बांग्लादेश ने आज के टाइम पर आप कह सकते हो एक लार्जेस्ट टूरिस्ट है इंडिया में, बांग्लादेशी बहुत सारे आते हैं इंडिया के अंदर घूमने के लिए। जो कनेक्टिविटी बूस्ट है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करा गया है आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें। और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा एक ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, तो उस ब्रिज से भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। उस ब्रिज का नाम था मैत्री सेतु, आपको ध्यान होगा हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है उसके बारे में। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को तो मिल जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये तो हमने बात करा कॉपरेशन का, कॉपरेशन तो अच्छे से करके ये लोग चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि देखो प्रॉब्लम्स यहाँ पर उठ ये जाती है कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट आज के टाइम पर चल रहा है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है ये वाली कि देखो बॉर्डर्स के ऊपर काफ़ी हद तक गोलियाँ चलती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स पर, तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आज के टाइम पर चाइना का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पर फिर भी जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक गेन कर रहे हैं, और ये ज़्यादा अच्छा भी है आज के टाइम पर, ऐसा होना भी चाहिए। और इसको यहाँ पे बोला गया है अगर हम लोगों को ये जो गेम्स हैं ऐसे के ऐसे ही रखने हैं, मतलब कि रिलेशंस ऐसे ऐसे रखने हैं, तो हमें 3C के ऊपर काम करना पड़ेगा। सी का मतलब है, एक सी से कॉपरेशन, दूसरे से कोलेबरेशन, तीसरे कंसोलिडेशन, सबसे लास्ट में यहाँ पर ये लिखा गया है। ओके, तो ये पूरा रिलेशंस है, ये वहाँ से ज़्यादा बेटर रिलेशंस हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो ये रिलेशंस है ना, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसमें तो बस खाली यही लिखा है कि आज के टाइम पर जो है जो बांग्लादेश है वो कैसे क्रिएट हुआ था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्रिएट हुआ था, उसके साथ साथ बहुत सारे रिलेशंस भी बता दिए हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बांग्लादेश के बारे में कि आज के टाइम पर बांग्लादेश एक शाइनी एग्जाम्पल बन जाता है कि किस तरीके से अलग हुआ और आज के टाइम पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और इनफैक्ट पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी GDP ग्रोथ है बांग्लादेश की, क्योंकि वहाँ पर एक सबसे बड़ा रीज़न वेमेन एम्पावरमेंट का देखने को मिला है। वेमेन एम्पावरमेंट की वजह से भी बांग्लादेश काफ़ी हद तक ग्रो हुआ है, और आज के टाइम पर ईस्ट आप कह सकते हो जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको यहाँ पे काफ़ी पछाड़ दिया है। ओके, ना उसके साथ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे देखो बात करी गई है रोड अहेड इन इंडियाज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव। अगेन कोविड-19 से लेकर बातचीत करी गई है। देखो मैं यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पे आप देख पाओगे सारी कॉमन चीज़ आपको मालूम होगा। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर सेकंड वेव आ रहा है, और सेकंड वेव के अलावा थर्ड वेव भी आ चुकी है। हम लोग उससे बैटल कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। डिसीजन हमने ले लिया है कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को, सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। 3 लाख से ज़्यादा केसेस, 3.5 लाख से मैं कहूँगा ज़्यादा केसेस रोज़ आ रहे हैं। ठीक है, और जो वैक्सीनेशन है आज के टाइम पर लगभग 3 मिलियन लोगों को रोज़ लगाई जा रही हैं। हालांकि जो ज़रूरत है हम लोग को वो काफ़ी ज़्यादा है। देखो जो वैक्सीनेशन के अंदर परसेंटेज बताया गया है वो चल रहा है 1.63% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, और रिक्वायरमेंट है 70% की। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। करना क्या चाहिए इस समय सरकार को, वैक्सीन्स को काफ़ी भारी मात्रा में प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 के बारे में बताया गया है कि आज के टाइम पर देखो बहुत सारे जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसकी वजह से
बच्चों की पढ़ाइयाँ काफ़ी बर्बाद हो चुकी हैं। क्लास 12 के एग्ज़ाम्स इस समय अभी अटका रखे हैं, क्लास 10 के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। क्लास 12 के एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक हायर एजुकेशन है, उसके बदौलत बच्चा किसी कॉलेज के अंदर एजुकेशन लेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स में तो क्लास 12 को लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेप उठाए जा रहे हैं। कॉम्प्रहेंसिव आप कह सकते हो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, लेकिन इंडिया के अंदर भी ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए यूएस से कुछ सीख कर। ओके, नाउ पेज नंबर 7 के ऊपर आते हैं। तो आज जैसे मंडे है, मंडे में ये आपका रीडर्स एडिटर देखने को मिलेगा, ये किसी काम का है नहीं, एक आर्टिकल है। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ हमारे एग्जाम के लिए तो नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो, अ केस फॉर जुडिशल फेडरलिज्म के बारे में बातचीत करी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये फेडरलिज्म है क्या। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे ये बोला जा रहा है। सबसे पहले फेडरलिज्म के बारे में समझ लेते हैं। फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें देख पाओगे जो सेम टेरिटरी है वो कंट्रोल करी जाती है दो गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब इंडिया है, इंडिया के अंदर दो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फेडरलिज्म। दो गवर्नमेंट कौन कौन सी है? एक तो आपको स्टेट गवर्नमेंट दिख जाएगी, दूसरी आपको यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दिख जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों मिलकर सेम टेरिटरी को कंट्रोल करती हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बोला ये जा रहा है कि जो आज के टाइम पर नीड है, ज़रूरत है फॉर अ यूनिफॉर्म जुडिशल ऑर्डर अक्रॉस इंडिया, जो ज़रूरत है कि एक यूनिफॉर्म जुडिशल ऑर्डर होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन वो आज के टाइम पर अनजस्टिफाइड है, वो सही से काम नहीं कर रहा है कोविड-19 रिलेटेड केसेस के अंदर। तो यहाँ पे सॉरी, उसी के बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी गई हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो लक्ष्मीकांत में पढ़ना ही पढ़ना है, तो उस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ढील छोड़ी है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले तो कोविड-19 के लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं, इन सब का अलग अलग डिसीजन है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि एक यूनिफॉर्म जुडिशल ऑर्डर की ज़रूरत है, कि सारी जुडिशल ऑर्डर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, अलग अलग डायरेक्शंस में ना हो। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस को लेकर। अब ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में यहाँ पर बोला गया है, जो आर्टिकल 139A है हमारे संविधान का, ये बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है केसेस हाई कोर्ट से अपने आप में, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में मेंशन किया गया था, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था बस खाली, और यहाँ पर और ज़्यादा इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 7th शेड्यूल के बारे में बातचीत करी गई है। बोला गया है कि देखो जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल क्या है आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें हमारा स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ये आपको मैं पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें स्टेट्स बनाता है जो लॉज होते हैं। यूनियन में यूनियन है और गवर्नमेंट है, उसके बाद कॉन्करेंट में दोनों मिक्स होकर काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, तो वो 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वजह से हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे ही करेंगे। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है, इजराइल और सीरिया के बीच में यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसके बारे में नज़र आता है। यहाँ पर बोला यह जा रहा है इजराइल क्या चाहता है सीरिया से। देखो एग्जैक्टली ये लिखा है, व्हाट इजराइल वांट्स इन सीरिया। बोला यह जा रहा है कि ईरान का जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इस रीजन के अंदर, ईरान को ख़त्म करना चाहता है इजराइल, और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है सीरिया का मैप, और सीरिया के मैप में आप बहुत सारे रीजन ऐसे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, जो ये रेड वाला रीजन है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो रेड वाला रीजन है, इसको सीरियन गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल करती है। जो ये रेड वाला रीजन है ना, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता, किसी से लड़ाई वगैरह नहीं होती है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ रीजन है, जैसे कि यहाँ पे आप येलो वाला रीजन देखोगे, यहाँ पे कुर्दिश फोर्स रहती है, यहाँ पर भी टेररिस्ट रहते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पर, और ये वाला रीजन हो गया, इदलिब हो गया, यहाँ सभी जगह पर टेररिस्ट कहीं ना कहीं आपको पाते हुए नज़र आएंगे। और इधर लेबनान आपको नज़र आएगा, लेबनान से इधर की साइड आप थोड़ा सा आओगे, ठीक है, यहाँ पर इधर की साइड आओगे, लेबनान से इधर की साइड, तो आपको हिजबुल्लाह देखने को मिल जाएगा, वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ईरान जो है हिजबुल्लाह को सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है, तो ईरान का कहीं ना कहीं रोल भी यहाँ पर नज़र आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अभी अभी देखो न्यूज़ के अंदर क्यों चीज़ें हैं, क्योंकि हाल ही में हुआ क्या था कि एक अटैक हुआ था, किस पर, इजराइल के ऊपर एक मिसाइल अटैक हो गया था। और वो अटैक कहाँ से हुआ था पता है, यहाँ पर सीरिया के अंदर जो डमास्कस जगह है, यहाँ से अटैक देखने को मिला था। और इजराइल के अंदर एक जगह है दिमोना करके, वहाँ पर ये अटैक हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। ओके,
कि यहाँ पर देख पाओगे, ये ऊपर सीरिया नज़र आएगा आपको, सीरिया के बाद दिमोना यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ से अटैक हुआ था, मिसाइल अटैक, और यहाँ पर जाकर ये डायरेक्टली गिरा था। ठीक है, तो हाल ही में इसी वजह से न्यूज़ के अंदर है और पता ये चल रहा है कि ये जो अटैक है ये ईरान ने करवाया है, क्योंकि यहाँ पर सीरिया तो करेगा नहीं, यहाँ पे पास में जो ये वाला एरिया है ये कैप्चर करा जाता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसको ईरान ने अपनी तरफ से बैक कर रखा है, और उसी के थ्रू यहाँ पर ये अटैक करवाया गया है। तो ईरान और इसराइल के बीच में ये डिस्प्यूट चलते हुए नज़र आते ही रहते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वहाँ की, सीरिया की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से अटैक हुआ था, वहाँ पे जो सरकार है वो है असद की। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बशर अल असद। तो यहाँ पे इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो रेड वाला रीजन मैंने आपको दिखाया था वो बशर अल असद के सर की सरकार चलती है वहाँ पर, उनसे कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। बाकी जो किनारे किनारे के एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक टेररिस्ट देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। तो बोला ये जा रहा है कि जो इज़राइल है उसका मकसद ये है कि जो ईरान को उस रीजन से हटा दिया जाए, ईरान का जो आज के टाइम पर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। ओके, ना उसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।